नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, आज साउथ ब्लॉक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक अहम बैठक की है। यह बैठक देश में अगले निर्वाचन आयुक्त यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति को लेकर हुई। इस बैठक से राहुल गांधी निकल चुके और उनके बाद फिर अमित शाह निकले लेकिन राहुल गांधी ने बैठक में शामिल होकर बतौर नेता प्रतिपक्ष अपना दायित्व भी पूरा कर दिया है। हालांकि इस बैठक को लेकर अपनी नाराजगी वो पहले ही जता चुके थे। जरा इस बयान को दिखाना चाहता हूं, जिसमें अभी थोड़ी दिनों पहले संसद में जब लोकसभा में वो भाषण दे रहे थे, तो उस भाषण में इस बैठक को लेकर जो बातें उन्होंने कही थी, यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति की जो प्रक्रिया है और उसमें 3 लोग जो हैं उनको लेकर जो बातें, यानी 3 जूरी के मेंबर जो हैं उनको लेकर जो बातें राहुल गांधी ने कही थी, बहुत इंपॉर्टेंट बातें थी। जरा सुन लीजिए राहुल गांधी को, चर्चा आगे बढ़ाएंगे। ये विजुअल्स देखिए आप। इस विजुअल में राहुल गांधी निकले मीटिंग से साउथ ब्लॉक का, बहुत ही एक महत्वपूर्ण एरिया, आप जानते हैं यहीं पीएमओ भी है, नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक, और यहीं पर मीटिंग, और इस मीटिंग में राहुल गांधी मौजूद थे और नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति के लिए ये बैठक हुई है। राजीव कुमार आज उनका आखिरी दिन, हालांकि उनको विदाई आज ही दे दी गई है पार्टी वार्टी मना के, और कल आखिरी दिन है 18 तारीख को, और परसों जो कुछ होगा उस पर भी चर्चा करेंगे। पहले राहुल गांधी को सुनिए। Speaker, sir, the election commissioner used to be chosen by the Prime Minister, Leader of Opposition, and the Chief Justice. Sir, the Chief Justice was removed from that committee. Why? Why? This is the question, sir. This is the question to the Prime Minister. Why was the Chief Justice removed from the committee? Now, in a few days, I'm going to go to the meeting. I'm going to go to the meeting. There's going to be Mr. Amit Shah and Mr. Modi ji, and there's going to be me. 2-1. Why am I even going to the meeting? What is the purpose of me going to the meeting? I'm only going to the meeting to certify what Modi ji and Amit Shah ji are going to say, right? Whereas if the Chief Justice was there could be a discussion. Chief Justice and Leader of Opposition could say, no, we don't agree. So, there seems to be a calculated strategy. Now, just prior to the Lok Sabha, the election commissioner was changed and 2 new election commissioners were placed. Yes. We know that the election dates were changed. Yes. We know that the elections were postponed. These are facts. These are not things I am inventing. So, in order to safeguard this constitution, the entire opposition requests the data for the Maharashtra election. We request the data and the electoral voter list for Lok Sabha and the corresponding list for Vidhan Sabha. And I am very confident that the Election Commission will not give us this information. तो दोस्तों, ये वीडियो इसी संसद सत्र का है जिसमें लोकसभा में राहुल गांधी ने सवाल उठाया था कि जब 2 लोग सरकार से और मैं अकेला वहां रहूंगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति वाली प्रक्रिया में, तो वहां मेरे होने का मतलब ही क्या रह जाएगा। खैर, आपत्ति अपनी जगह है और जिम्मेदारी अपनी जगह। राहुल गांधी आज बैठक में शामिल हुए, जिसमें क्या फैसला हुआ, किस नाम पर मोहर लगी, यह भी जल्द सामने आ जाएगा। वैसे दिलचस्प बात यह है दोस्तों कि फिलहाल देश में कोई चुनाव नहीं है, लेकिन चुनावी हलचलें तेज हैं और इंतजार कांग्रेस की अगले कदम की है और बीजेपी की अगली चाल का है। दरअसल कल मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार रिटायर हो रहे हैं। परसों चुनाव आयुक्तों के अपॉइंटमेंट पर लगी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, और उससे पहले आज मोदी सरकार ने यह बैठक कर ली। इतनी हड़बड़ी क्या थी, यह सवाल पूछा जाएगा। और इसके साथ ही बीजेपी ने अब दिल्ली में मुख्यमंत्री का नाम भी तय कर लिया है। हालांकि अभी तक घोषणा नहीं हुई है। बैठक होगी और उसके बाद इसकी घोषणा होगी। 19 तारीख को कहा जा रहा है कि बैठक होगी, और 20 फरवरी को भव्य शपथ समारोह की तैयारी चल रही है रामलीला मैदान में दिल्ली के। दिल्ली तो बीजेपी ने फतह कर लिया, लेकिन क्या बिहार बीजेपी फतह कर पाएगी?
क्या बिहार में बीजेपी फिर से सत्ता में लौटेगी? इस पर अब सवाल तेज हो गए हैं, क्योंकि नीतीश कुमार कल दिल्ली में थे और आज वो मोदी या अमित शाह से बिना मिले पटना लौट गए हैं। उधर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अब बिहार जाने वाले हैं। 22 तारीख को बक्सर में जय बापू जय भीम जय संविधान रैली में मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल होंगे और उनसे पहले आपको याद होगा कि राहुल गांधी भी पहुंचे थे। लेकिन इधर 20 तारीख को कृष्णा अल्लावरू पहुंच रहे हैं। नाम आपने नहीं सुना हो तो आपको बता दे रहा हूं, कृष्णा अल्लावरू अब बिहार कांग्रेस के नए प्रभारी बनाए गए हैं। राहुल गांधी की 2 बिहार यात्राओं के बाद से बिहार कांग्रेस में काफी जोश भर गया है और कृष्णा अल्लावरू उस जोश को वोटों में तब्दील करने की रणनीति तैयार करने पटना पहुंच रहे हैं और खड़गे भी बिहार में सामाजिक समीकरण को साधने की तैयारी में हैं। जय बापू जय भीम जय संविधान की जो रैली है उसके जरिए बिहार को लेकर कांग्रेस ने नई रणनीति तैयार कर ली है। और इधर अखिलेश यादव ने 2027 में होने वाले यूपी चुनाव को लेकर बड़ी बात कही है। इंडिया गठबंधन की रफ्तार को लेकर आज अखिलेश यादव ने बहुत बड़ी बात कही। इंडिया गठबंधन कैसे मजबूत है, मजबूत रहेगा, ये बात अखिलेश यादव कह रहे थे, जरा उनको सुनिए। उन्होंने कहा, हम लोगों ने जब पूछा गठबंधन को लेकर, आपने अलग किया दिल्ली में, तो वो कह रहे थे हमारी वोट प्रतिशत बढ़ा है दिल्ली में, हम अकेले लड़ेंगे, हम आगे तैयारी। देखिए, कौन अकेले लड़ेगा कौन साथ लड़ेगा, इंडिया गठबंधन रहेगा नंबर 1। और कांग्रेस पार्टी के लिए तो बहुत ही इमोशनल जगह यहाँ है। किसी जमाने में आपको पता होगा ए.ओ. ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की थी। वो कांग्रेस जिसने आजादी की लड़ी थी 1857। ए.ओ. ह्यूम कैसे भाग के गए वो कहानी में नहीं जाना चाहता हूँ। यहाँ पर इटावा में तमाम वो बिल्डिंग है, उनका घर, तहसील, आपका कोतवाली या स्कूल उन्हीं के अक्षरों से बना हुआ, ह्यूम के अक्षरों से बना है। तो ये इतिहास बहुत पुराना है। इंडिया गठबंधन रहेगा। हार जीत तो होती रहती है, लेकिन हार से सीखना चाहिए। इसलिए जो इंडिया गठबंधन का रुतबा बना था, हवा बनी थी, हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली के बाद थोड़ा बहुत रफ्तार कम हुई है, लेकिन उत्तर प्रदेश का जब चुनाव होगा तब तक आते आते रफ्तार इंडिया गठबंधन की बहुत बढ़ जाएगी। 27 में इंडिया गठबंधन के साथ ही चुनाव लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन को साथ लेकर चलेगी। वित्तीय सीएम का ये कहना है। तो अखिलेश यादव बता रहे हैं कि हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली के बाद रफ्तार भले इंडिया गठबंधन की धीमी पड़ी हो, लेकिन 2027 तक सब मामला बदल जाएगा। यानी 2027 में जो उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है उस वक्त इंडिया गठबंधन की रफ्तार बदल जाएगी और तेज हो जाएगी। वैसे मामला तो अभी से पलटा हुआ दिख रहा है दोस्तों। महाराष्ट्र का जिक्र कर रहे हैं अखिलेश यादव, लेकिन महाराष्ट्र की एक खबर आपको बताना चाहता हूं। महाराष्ट्र से एकनाथ शिंदे की नाराजगी की खबर आई है और बताया जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस को चुनौती देने के लिए एकनाथ शिंदे ने अब डिप्टी सीएम यानी उप मुख्यमंत्री सहायता वैद्यकीय कक्ष बना लिया है। यानी उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम मेडिकल कक्ष का निर्माण कर लिया है। एक तरफ मुख्यमंत्री का अलग है और उप मुख्यमंत्री ने अपना कर लिया है सहायता कक्ष, जिसका उद्घाटन 4 मार्च को होने वाला है। आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नाम से पहले से ही मेडिकल कक्ष शुरू हो चुका है, लेकिन अब शिंदे की एंट्री के बाद अब 2 वैद्यकीय कक्ष होने वाले हैं। तो चर्चा यह भी है कि फडणवीस को टक्कर देने के लिए एकनाथ शिंदे ने यह फॉर्मूला तो नहीं अपनाया है। मंत्रालय के पहले फ्लोर पर यह कक्ष शुरू होने वाला है। इसी तरह मंत्रालय की 7वीं मंजिल पर मुख्यमंत्री का वॉर रूम है, जहां महाराष्ट्र के प्रमुख प्रोजेक्ट्स और अहम मुद्दों पर की निगरानी होती है। उसके ठीक पास में ही एकनाथ शिंदे की डिप्टी सीएम कोऑर्डिनेशन कमेटी कक्ष भी बना दिया गया है, जिससे वो भी राज्य की परियोजनाओं की समीक्षा कर सकें। यानी शिंदे कहीं से खुद को देवेंद्र फडणवीस से कमतर नहीं दिखाना चाहते हैं और इन दोनों का ये कोल्ड वार आखिर में बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकता है, ये तय मानिए। इधर हरियाणा में भी बीजेपी ने अनिल विज को, उनकी नाराजगी को दूर करने की कोशिश की, लेकिन अनिल विज अपनी नाराजगी दिखा रहे हैं। वहीं अमेरिका से लौटे भारतीयों के साथ हरियाणा सरकार के सलूक पर भी अब सवाल उठ रहे हैं। आपको पता ही है कि अमेरिका से जो अमेरिका कहता है अवैध प्रवासी भारतीय और उनको वापस भेज रहा है, तीसरा खेप कल शाम को आया, कल देर रात को लौटा है। और इस बारे में अभी तक जो 3 खेप जो इसको अमृतसर में उतारा गया अमेरिकी विमान से, सैनिक विमान से, उसको लेकर दीपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी को घेरा है। क्या कुछ कहा है दीपेंद्र हुड्डा ने, जरा सुनिए।
मानना है कि भाजपा सरकार की नाकामी का प्रमाण है हरियाणा की भाजपा सरकार की कि सबसे ज़्यादा डंकी के रास्ते पलायन करने वाले थे और सबसे ज़्यादा डिपोर्टेशन में भी हरियाणा के युवा सबसे ज़्यादा डिपोर्ट किए जा रहे हैं अमेरिका से। जो हालात हरियाणा में सर्वाधिक बेरोजगारी, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी, नशा, अपराध, इन सारे परिस्थितियों में युवाओं के भविष्य को अंधकार में करने का काम हरियाणा की भाजपा सरकार ने पिछले 10 साल में किया। तभी सबसे ज़्यादा पलायन भी हुआ डंकी के रास्ते और सबसे ज़्यादा डिपोर्ट भी। देश में नंबर 1 पे डिपोर्ट हरियाणा के युवा जो हो रहे हैं, ये कोई उपलब्धि नहीं है सरकार की, ये सबसे बड़ी नाकामी का ये प्रमाण है। और असंवेदनशीलता इस सरकार की दिखाई दे रही है। जिस तरीके से रात के अंधेरे में अमृतसर के हवाई अड्डे पे हवाई जहाज उतर रहे हैं और बेड़ियों में जकड़ के ये नौजवान वापस ये आ रहे हैं। भारतवर्ष की संस्कृति है दया का भाव, संवेदना का भाव हर प्रति किसी के होना चाहिए। कोई अपने देश का बच्चा नहीं भी हो, दूसरे देश का भी हो, तो भी संवेदना होनी चाहिए। ये भारत देश की संस्कृति है। लेकिन उनके माता पिता की क्या पीड़ा होगी उनके दिलों में, जो आज हरियाणा में एक एक गांव में जो बसे हुए हैं, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये सरकार निर्दयी भी साबित हुई कि जो आ रहे हैं उनको लेने के लिए हरियाणा की सरकार जेल के वाहन भेज रही है। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे हालात हरियाणा में क्यों बने कि सबसे ज़्यादा डंकी के रूट से पलायन हरियाणा के नौजवानों को करना पड़ा 10 साल में, और इसकी जिम्मेदारी सरकार जवाब दें। तो आप सुन रहे थे यहाँ पर दीपेंद्र हुड्डा अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन ये उनके लिए रख रहे हैं जो अमेरिका से लौटे हैं। मोदी के अमेरिका से लौटने के बाद भी जिस तरह 2 विमानों में भारतीयों को हथकड़ियां लगाकर भेजा गया, उससे देश में नाराजगी बढ़ रही है और लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या मोदी ने ट्रंप के आगे पूरी तरह घुटने टेक दिए और भारतीयों के सम्मान की रक्षा करने में नाकाम रहे। तो बीजेपी और मोदी की नाकामी की अलग अलग परतें दोस्तों खुल रही हैं। ऐसे में किस तरह बीजेपी चला पाएगी अपनी मनमानी, इस पर हम आज चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आज जिससे शुरुआत ये की थी कि CEC यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट के लिए, नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट के लिए जो बैठक होनी थी, वो बैठक अभी से थोड़ी देर पहले समाप्त हुई। साउथ ब्लॉक में बैठक हुई। इस बैठक में राहुल गांधी, फिर अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये तीनों शामिल हुए। राहुल गांधी पहले ही आपत्ति जता चुके थे संसद के अंदर भाषण देते हुए कि 2 लोग सरकारी पक्ष के होंगे, एक मैं रहूंगा, तो मैं क्या सिर्फ मुहर लगाने के लिए जाऊंगा? जो उन लोगों ने फैसला लिया वही फैसला मान्य होगा, क्योंकि 3 में से 2 लोग तो एक तरफा होंगे। इस बीच खबर यह आ रही है कि जो राजीव कुमार कल रिटायर हो रहे हैं, उनकी जगह पर नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार होंगे। तो ज्ञानेश के बारे में लगातार बातें हो रही हैं और ज्ञानेश कुमार 2029 तक रह सकते हैं नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर। उनके अभी सहयोगी हैं, साथी हैं, 2 ऐसे संधू हैं और ज्ञानेश कुमार हैं, दोनों आजू बाजू में बैठते हैं, आपने देखा होगा। इसी मसले पर कांग्रेस पार्टी ने अभी से थोड़ी देर पहले 6:30 पौने 7 बजे के लगभग प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लीड कर रहे थे अभिषेक मनु सिंघवी। अभिषेक मनु सिंघवी का साथ दे रहे थे अजय माकन। और इन दोनों ने क्या कुछ कहा है, आइए जरा अभिषेक मनु सिंघवी को सुनते हैं। कानूनविद हैं, राज्यसभा सांसद हैं, एक बार नहीं बल्कि 4 बार के, कांग्रेस पार्टी के लीगल सेल के हेड भी हैं। जरा सुनते हैं क्या कह रहे हैं वो। द प्रोस्पेक्ट ऑफ बायस, अब ये निर्णय आया था, जैसे मैंने बोला आपको, 2 मार्च को 2023 को। इसकी आत्मा क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इसका मंतव्य क्या है, इसकी सोच क्या है कि अभी आपके पास कोई कानून नहीं है, इसलिए हम ये न्यायाधीशों द्वारा बनाया गया कानून लागू कर रहे हैं। इन उद्देश्यों से, जो मैंने उद्देश्य पढ़े आपको, ये 4 उद्देश्य, स्वतंत्रता, निष्पक्षता, कार्यपालिका से दूर, इत्यादि इत्यादि। और इसलिए हम सोचते हैं कि माननीय मुख्य न्यायाधीश को होना चाहिए। ये जरूर है कि कार्यपालिका कोई अधिकार क्षेत्र है कि वो इसमें कानून बनाए, लेकिन इस निर्णय के आत्मा को बिना समझे, अक्षर को बिना समझे, इसके व्यापक उद्देश्य को बिना समझे, तुरंत भगदड़ में, जल्दबाजी में, कुछ ही महीनों उसके बाद मोदी सरकार ने ये कानून लाए, जिसका नाम मैंने पहले लिया। इस कानून में ठीक विपरीत किया जो उस निर्णय में लिखा था। पूर्णतः कार्यपालिका
द्वारा चयन का इसमें प्रावधान है। खैर, कानून बनने का अधिकार क्षेत्र निश्चित रूप से उच्चतम न्यायालय ने दिया था। इसका मतलब ये नहीं कि सुशासन का ये आह्वान है कि क्योंकि आपको अधिकार क्षेत्र दिया है इसलिए आप वही कदम उठाएंगे जो कार्यपालिका के पक्ष में होगा, क्योंकि आप सत्तारूढ़ हैं। खैर, उसके बाद इसको चुनौती दी गई वापस। चुनौती के कई कारण हैं। एक तरफा गैर समतल चुनाव का एक जमीन बनाना, गणतंत्र का मूल तत्व बेसिक स्ट्रक्चर, एक स्वतंत्र चुनाव आयोग होना चाहिए। विशेष रूप से पिछले 2 सालों में और उससे पहले भी जो हमने आरोप प्रत्यारोप देखे हैं चुनाव आयोग के विषय में, जिस प्रकार से हमने कई बार आपके सामने समक्ष रखा है, सभी स्टेक होल्डर्स ने सिवाय सत्तारूढ़ पार्टी ने आपके समक्ष रखा है। कितने 40 लाख लोग बढ़ गए किसी चुनाव में, 3 महीने में, 4 महीने में, क्या क्या हुआ। इस सब को ध्यान रखते हुए इस संदर्भ में यह आवश्यक था कि हमको उच्चतम न्यायालय की स्पिरिट को समझना चाहिए था। इसको जब चुनौती दिया गया है तो लगभग 3 या 4 ऑर्डर्स पास हुए हैं उच्चतम न्यायालय के द्वारा अभी हाल में। उसके मैं आपको डिटेल नहीं देना चाहता। 7 जनवरी को हुआ, 3 फरवरी को हुआ, 12 फरवरी को हुआ। इतनी जल्दी उच्चतम न्यायालय, जिसका मुझे कुछ अनुभव है, ऑर्डर नहीं देती है। 3 ऑर्डर 1-1.5 महीने में। और लास्ट ऑर्डर है 12 फरवरी का, डायरेक्शन दैट द मैटर नॉट बी डिलीटेड फ्रॉम द लिस्ट ऑन 19/2/25। 19/2 कितने दिनों बाद है भाइयों और बहनों? अब मान लेता हूं मैं कि 19 तारीख को खत्म नहीं होगा, शुरू तो होगा, कुछ तो होगा। शुरू नहीं होगा तो उसके 4 दिन बाद लगेगा, मान लीजिए 2 हफ्ते बाद लगेगा, मान लीजिए 1 महीने बाद लगेगा। इन ऑर्डरों का मतलब नहीं 1 महीने बाद लगेगा। इसमें लिखा है मैटर टू बी हर्ड, मैटर टू बी हर्ड, इसमें लिखा है नॉट टू बी डिलीटेड। लेकिन ये मान भी लीजिए कि 2, 3, 4 हफ्ते बाद लगेगा। गुड गवर्नेंस का अभिप्राय क्या है? वो है समझना एक संदर्भ को, और सिर्फ इसलिए कि आपके पास बहुमत है और आप सत्तारूढ़ हैं, वो नहीं करना जो मनमानी है। तो इसलिए कांग्रेस का स्टैंड बड़ा स्पष्ट था, आज कल भी था, आज भी है और आज रहेगा ये स्टैंड जो आपके सामने हम व्यक्त कर रहे हैं कि 2 चीजें बड़ी सरल करनी है। आपको ईगो में फंक्शन नहीं करना है। आपको सिर्फ सरल चीज ये करनी है कि इस मीटिंग को जो आज शाम को 5:30 लगभग हुई, उसको स्थगित करें। कुछ नहीं कर रहे हैं आप, स्थगित कर रहे हैं 2 हफ्ते 3 हफ्ते की, कोई बड़ी बात नहीं है। और दूसरा, हर स्टेक होल्डर, कांग्रेस शामिल, आपका समर्थन करेगी कि आप छोटी सी 2 लाइन की ओरल याचिका या लिखित याचिका दें उच्चतम न्यायालय को कि साहब 19 में जल्दी सुन लीजिए, 22 को, 20 को, 25 को खत्म कर दीजिए। यह आम होता है उच्चतम न्यायालय में। अर्ली हियरिंग एप्लीकेशन एंड डिस्पोजल एप्लीकेशन करिए, हम आपका समर्थन करते हैं। अब आप ये सोचिए एक बात, मैं बड़ी एक सरल बात, कॉमन सेंसिकल बात कर रहा हूं। कल आपने अमुक व्यक्ति को, आज आपने अमुक व्यक्ति को नियुक्त कर दिया सीयूसी, मिस्टर XYZ। 19 तारीख को नहीं तो 25 तारीख को उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जो नया कानून है वो निरस्त करते हैं। हम कह तो सकती है, आज कम से कम संभावना तो है। ये तो नहीं कि एक तरफा आप सोचेंगे कि नहीं कर सकती उच्चतम न्यायालय। एक पक्ष हार सकता है, एक पक्ष जीत सकता है। 4 हफ्ते बाद भी उच्चतम न्यायालय कहती है कि हम ये कानून जो मैंने आपका नाम पढ़ा अभी आपको, वो हम निरस्त करते हैं। इलेक्शन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक्सेट्रा एक्सेट्रा 2023 है। तो आपने क्या क्या किया है? आपने एक प्रकार से जो एक गरिमा है, जो एक आत्मा है, जो अक्षर से आगे होती है, जो उद्देश्य है, जो धारणा है गणतंत्र की, उसकी अवमानना ही नहीं की, उसको आपने एकदम नकार दिया है। सिर्फ किस लिए? 48 घंटे। तो आप सुन रहे थे यहां पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है अभी से ठीक थोड़ी देर पहले, लगभग 15 मिनट पहले। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बातें रखी गई ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहां अभिषेक मनु सिंघवी इसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति को लेकर अपनी बात रख रहे थे और कह रहे हैं कि ये जो फैसला है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लोकतंत्र और उसकी निष्पक्षता के लिए सीईसी और ईसी यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर की चयन समिति में प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी
सीजेआई और नेता विपक्ष हों, यह पहले कहा गया था। लेकिन इस फैसले की आत्मा और उद्देश्य को बिना समझे हुए जल्दबाजी में इलेक्शन कमीशन जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और दूसरे इलेक्शन कमिश्नर हैं, इनकी नियुक्ति के लिए नया एक्ट लाया गया जिसका नाम था द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स एक्ट। यह लाया गया 2023 में और इस नए कानून में सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के ठीक विपरीत काम किया गया जिसमें पूरी तरह से कार्यपालिका मुख्य चुनाव आयुक्त का चयन कर रही है। यानी साफ साफ यहां सीजेआई को हटा दिया गया, जिसमें न्यायपालिका की भूमिका भी थी उसको हटा दिया गया, पूर्ण रूप से कार्यपालिका को लाया गया। अब यहां पर है कि एक नहीं बल्कि कई याचिकाएं लगाई गई सुप्रीम कोर्ट में कि ये जो एक्ट लाया गया है, जो कानून बनाया गया है, जिस कानून के तहत चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति के लिए सीजेआई को हटाया गया है, उसको फिर से बहाल किया जाए। इस पर सुनवाई होनी है 19 तारीख को, यानी परसों, और कल 18 तारीख है। आज आनन फानन में बैठक बुला ली गई। यहां कांग्रेस की मांग है कि चूंकि 19 को सुनवाई होनी है, हो सकता है फैसला 19 को ना आए, 25 को आए, 25 को ना आए, हो सकता है फैसला 2-4 सप्ताह बाद आए। लेकिन आज आप जिनको चुन रहे हैं, अगर उनकी नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट निरस्त कर देता है, तब आप कहां के रहेंगे? बात बिल्कुल सही है। इसलिए इनकी डिमांड है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका है उस पर फैसला नहीं आ जाता है, तब तक आप इस नियुक्ति को रोक दीजिए। ये डिमांड है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। लेकिन क्या सरकार यानी नरेंद्र मोदी सरकार जो अहंकार में चूर है, वो ये बात मानेगी, सुनेगी? ये बड़ा सवाल है। एक तरफ राहुल गांधी यही बात उठा चुके हैं जो शुरुआत में आप सुन रहे थे। जरा फिर से राहुल गांधी के उस छोटे से अंश को, जो साथी बाद में जुड़े हैं उनके लिए, राहुल गांधी यही बात संसद के अंदर उठा चुके हैं अभी से थोड़ी दिनों पहले। जरा राहुल गांधी के उस वक्तव्य को ले आइए जल्दी से फटाफट। Speaker, sir, the election commissioner used to be chosen by the Prime Minister, Leader of Opposition, and the Chief Justice. Sir, the Chief Justice was removed from that committee. Why? Why? This is the question, sir. This is the question to the Prime Minister. Why was the Chief Justice removed from the committee? Now, in a few days, I'm going to go to the meeting. I'm going to go to the meeting. There's going to be Mr. Amit Shah and Mr. Modi ji. And there's going to be me. 2-1. Why am I even going to the meeting? What is the purpose of me going to the meeting? I'm only going to the meeting to certify what Modi ji and Amit Shah ji are going to say. Right? Whereas if the Chief Justice was there could be a discussion. Chief Justice and Leader of Opposition could say, no, we don't agree. So, there seems to be a calculated strategy. Now, just prior to the Lok Sabha, the election commissioner was changed and 2 new election commissioners were placed. Yes. We know that the election dates were changed. Yes. We know that the elections were postponed. These are facts. These are not things I am inventing. So, in order to safeguard this constitution, the entire opposition requests the data for the Maharashtra election. We request the data and the electoral voter list for Lok Sabha and the corresponding. तो सुन रहे थे आप यहां पे राहुल गांधी को साफ साफ वही कह रहे हैं राहुल गांधी की आखिर जब 2 लोग उधर के रहेंगे तो मैं अकेला जाके वहां मोहर लगाने के लिए जाऊंगा क्या? अगर यहां पर इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति के लिए सीजेआई भी होते तो नेता प्रतिपक्ष और सीजेआई दोनों हो सकता है कि अपोज कर सकते थे किसी नाम पे, लेकिन अब यहां अपोज करने का कोई प्रावधान ही नहीं बनता है क्योंकि मैं अकेला अल्पमत में रहूंगा। और ये बात और इसके साथ साथ चुनाव आयोग में जो कुछ हो रहा है, महाराष्ट्र के डेटा की बात राहुल गांधी कर रहे थे। ये सारी बातें करने के बाद भी हम लोग भी परसों आपको याद होगा कह रहे थे कि राहुल गांधी को जाना चाहिए इस बैठक में, कम से कम अपना विरोध तो दर्ज कराते, नेता प्रतिपक्ष की जो भूमिका है वो पूरा करते, और राहुल गांधी ने वैसा किया। आज राहुल गांधी गए इस बैठक में। उस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, उधर अमित शाह थे और साथ में राहुल गांधी। ये बिल्कुल सही है
वाजिब यही है कि राहुल गांधी ने वहां विरोध जताया होगा जिस नाम पर चर्चा हुई होगी, जिसमें कहा जा रहा है कि ज्ञानेश कुमार का नाम सबसे ऊपर है, उसी नाम पर चर्चा हुई है। 400 लगभग 500 के लगभग नाम थे, उन 500 में से 5 नाम चुन के लाए गए और उसमें ज्ञानेश कुमार को सबसे ऊपर बैठाया गया है, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन इसी बीच जब राहुल गांधी उधर थे और वहां से निकले हैं, कांग्रेस पार्टी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस पार्टी की तरफ से लीगल सेल के हेड राज्यसभा सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने जो बात कही, जिसे अभी आप सुन रहे थे थोड़ी देर पहले, बहुत ही महत्वपूर्ण बात कि जब अगर याचिका लगी हुई है सुप्रीम कोर्ट में, सुनवाई परसों यानी 19 तारीख को होनी है सुप्रीम कोर्ट में इसी मसले को लेकर, तो अभी आप इस जो आपने आज नियुक्त किया होगा, चयन किया होगा, उसको आप रोक दीजिए। क्या इतना